Hello everyone, today we will start the chapter Reproductive Health from the class 12. So, what is reproductive health? So, according to the WHO, reproductive health means well-being in physical, chemical, emotional, behavioral and social aspects of reproduction. That means reproductive organs जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करें, वो क्या हो फिजिकली इमोशनली जो है क्या हो अच्छा हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो क्या हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इश्यूज आते हैं। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन पता होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में। Awareness about the reproductive system, the growth of knowledge of reproductive organs and sexually transmitted disease like as syphilis, gonorrhea, chlamydia, etc. Birth control devices and care of mother and child. Control the population, use of different types of birth control devices and caring of the mother and children. अगर मदर और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहेंगे तो आगे क्या होगी, जो प्रोग्रेस है, जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जितने भी क्राइम्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना। सेक्स रिलेटेड क्राइम जैसे रेप हो गया या 354 का हो गया तो या और कोई चीज़ें हो गई तो उनको प्रिवेंट करना चाहिए। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं कि जो स्पर्मिया है या फिर कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशूज़ है, कहीं सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, टेस्टिस इशूज़ या ओवरी में कोई इशू तो नहीं है, या पीसीओडी की कोई डिजीज़ तो नहीं है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। रिसर्च हुई थी जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ हुई है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इन्होंने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बनाया था जिसका नाम था सहेली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नीट पर्पज, पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग्स थी जो CDRI ने बनाई थी, या किस सहेली ड्रग को, किस सहेली ड्रग जो है वो क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक टैबलेट्स है जो 5 डेज मैच्योरेशन साइकिल की 5 डेज से लेनी होती है 21 डेज तक, जिससे क्या होता है वी कैन प्रिवेंट द ऑफस्प्रिंग्स। तो हम क्या करते हैं, इसको लेने से हम क्या करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये नॉर्मल बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेटेजी क्या है, हमें कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखना है, उसके लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी होती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बच्चे की केयर होनी चाहिए, मदर की केयर होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था 1951 में, इंडिया में फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग हुआ। उसमें एक पॉपुलरली नेम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत बताया गया कि हम दो हमारे दो, फिर ये स्ट्रेटेजी आई कि क्या होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, हम चाइल्ड की सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द फीटस, व्हाट इज द सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस, अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी के सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स। इस टेक्निक में क्या होता है, हम कोई भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिसऑर्डर जो भी इस टेस्ट के माध्यम से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जीन का डिफरेंस तो नहीं है, कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है एम्ब्रियोनिक सेल में। उसके लिए क्या करते हैं, एक एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो कि यूट्रस में प्रेजेंट है, जिसमें बच्चा जो है प्रेजेंट रहता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को हमने निकाल कर स्लाइड पे क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। उसमें हम पता लगाते हैं, इससे हम एमनियोटिक फ्लूइड से हम पता लगा सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा
क्रोमोसोमल नंबर हम चेक कर सकते हैं, कहीं एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम किसी क्या कर सकते हैं, बच्चे की सेक्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो ये एक टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले फीटस की स्किन से, फीटस की स्किन या किसी अदर रिसोर्स से हमने फ्लूइड को इकट्ठा कर लिया और उससे हम पता लगा सकते हैं कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी तो नहीं है, एंजाइमेटिक या कोई भी बायोकेमिकल्स एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई सीरियस डिजीज़ तो नहीं है बच्चे के अंदर जो भविष्य में आके प्रॉब्लम क्रिएट करे, जिससे इजीली हम पता लगा के फीटस को अबॉर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा, तो इससे क्या होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंट फीटस के केसेस ज़्यादा होंगे इन केस ऑफ फीटसाइड। यानी अगर फीमेल है, पहले के लोग क्या करते थे, अगर फीमेल बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या करते थे, उनको अबॉर्ट करवा देते थे विदाउट द कंसेंट ऑफ द फीमेल। तो ये एक तरीके का क्राइम है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का हिस्सा था, तो इसका मिसयूज होने लगा। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि क्या कहते हैं, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, केवल आप जेनेटिकली टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इस जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बेबी है वो उसका सेक्स क्या है। ऐसा करने पे को जो है भारत सरकार ने या हमारी जितने भी जो है वो हैं, भारत सरकार ने क्या किया, इसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी फीटस की सेक्स को डिटरमाइन करता है तो वो पनिशेबल होगा, उसके लिए जो करा रहा है वो भी जिम्मेदार है और जो डॉक्टर है वो भी जिम्मेदार है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। मेजर टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्लोगन निकाला गया, हम दो हमारे दो। दैट मीन्स हम दो हमारे दो, यानी फिर उसके बाद आया वन चाइल्ड नॉर्म, एक बच्चा सफिशिएंट है। मैरिजेबल एज, पहले एज था 18 फीमेल का और 21 मेल का, नाउ डेज 23 इज मेल एंड 21 इज फीमेल। इंसेंटिव फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल मेजर्स व्हिच कैन प्रिवेंट द बर्थ रेट, जिससे बर्थ रेट को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस स्लोगन दिखाया था, हम दो हमारे दो, सबके दो, जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार का, जिससे क्या होगा, अच्छी ग्रोथ होगी बच्चों की और अच्छी उसको शिक्षा दी जा सकेगी। कम बच्चे होंगे तो शिक्षा भी अच्छी होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक एनुअल एवरेज ग्रोथ है जो कैलकुलेट की जाती है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू N इंटू 100। यहाँ पे P1 क्या है, पॉपुलेशन साइज है। अगर हमने 2011 से पहले का प्रीवियस सेंसस देखा, उसका पॉपुलेशन साइज, फिर 2011 के बाद का यानी प्रेजेंट सेंसस जो आज के टाइम का है, जैसे 2011 का देखा और 2025 का हमने चेक किया, और नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन टू सेंसस, दोनों सेंसस के बीच में कितना ईयर है, जैसे 2011 और 25 के बीच में कितने का गैप है, 11 to 15 का। तो जो गैप है वो क्या है, वो एन वैल्यू है, P2 माइनस P1 इंटू 100 अपॉन P1 इंटू एन, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट कितना है, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है इंडिपेंडेंस की टाइम पे कितनी थी, 350 मिलियन थी। इंडिपेंडेंस 1947 की यदि हम बात करें तो 2000 की बात करें तो 1 बिलियन के पास थे, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1.21 बिलियन थी, और नाउ इज इट increase above the 1.51। तो ग्रोथ रेट डिपेंड्स करती है बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे और माइग्रेशन एंड एज सेक्स रेट से। माइग्रेशन जो लोग यहाँ से इंडिया से बाहर चले गए या बाहर के लोग इंडिया आ गए, माइग्रेट कर गए जो लोग, उस पर बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे और एज सेक्स रेट पे डिपेंड करती है। तो हाउ टू कंट्रोल द बर्थ कंट्रोल, कैसे होगा, मेथड्स कौन कौन से बर्थ कंट्रोल के, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ओरल होती हैं या डिवाइसेस के फॉर्म में होती है। तो यूज फ्रेंडली होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, इजीली यूजेबल होनी चाहिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली इफेक्टिव होनी चाहिए अगेंस्ट द प्रेगनेंसी,
ऐसा ना हो कि हमने यूज़ करें उसके दौरान भी प्रेगनेंसी हो जाए। कॉस्ट कम होनी चाहिए, इजीली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, डिस्टर्ब नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। जो फिजिकल रिलेशंस हैं दोनों के, हस्बैंड और वाइफ के बीच में है या किसी कपल्स के बीच में है, तो उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो एक डिवाइस है। इस तरीके की डिवाइस होती हैं जो कि प्रिवेंट करती है कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को बिना किसी इंटरफेरेंस के और बिना किसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ के। कैसी होनी चाहिए, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, रिवर्सेबल होनी चाहिए, completely effective against the pregnancy, cheap in cost, easy available and should not disturb normal sexual. There are several birth control methods. First is several method contraceptive, any natural or traditional method. First is second is IUD method. Third is intrauterine devices, oral contraceptives, tablets, Mirati, Garniloda, tablets, injectable, injections के through, implantation के थ्रू और surgically removal method. Couple protection एक process है जहाँ पे bringing that means planning में इंडिया में 55% represent as voluntary nature. 2004 में हम बात करें तो 60.79 लाख जो IUD इंसर्ट की गई थी, 48.74 लाख जो है स्टेलाइजेशन हुए और सर्जिकल इंटरवेंशन हुए, 249.9 लाख जो है कंडोम यूजर्स एंड 87.54 लाख ओरल पिल्स यूजर्स। ये एक डाटा है, इसमें बताया गया क्या क्या आज का जो है कितना कितना यूजेस हुआ है। IUD इंसर्शन 60.79, ये डाटा इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस, आ सकता है नीट के एग्जाम के पर्पस से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो मैथड्स है, नेचुरल मेथड है, IUD है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इम्प्लांट है, सर्जिकल मेथड लाइक एस्टेरेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। यहाँ दे रखे नेचुरल मेथड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, यू कैन सी द इमेज। So there are different types of contraceptives: birth control method, natural method, periodic abstinence, 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 periodic abstinence, withdrawal method, lactation, amnion. अभी आगे डिस्कस कर लेंगे बैरियर मेथड, मेल एंड फीमेल कंडोम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट, केमिकल मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इंजेक्टेबल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, साइक्लोमीटर, फीडरक्टोमी है, वैसेक्टोमी। तो नेचुरल मेथड आपके 3 टाइप के हैं। इसको सेफ पीरियड या हम बोल सकते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस। इस केस में क्या होता है, हम क्या करेंगे इस केस में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 डेज, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस टाइम पे हो रहा है, जिस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन वाले टाइम को हमने स्किप करना है। उस दौरान हमने क्या करना है, कॉइटस नहीं करना है, उस दौरान फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाने। ये टाइम पीरियड होता है 10 to 17 डेज। तो 10 to 17 डेज जो है यानी उस टाइम को हमने स्किप करना है, और ये ओव्यूलेशन टाइम होता है। इस टाइम को आप स्किप कर देते हो तो क्या होगा, सेफ पीरियड। इट्स अ नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड वर्क ऑन अवॉइडिंग द चांस ऑफ एक्सपेरिमेंट ओवर मीटिंग टुगेदर, सो इट इज़ अ बेस्ट मेथड। So day 10 to 17 of the menstruation cycle, ovulation could be expected to at that time fertilization occur during that time. So during this period ovulation is high, so this is called the fertile period or ovulation period. तो इस period पर इस period के दौरान क्या करना चाहिए, इस period के दौरान जो है फिजिकल रिलेशंस नहीं होने चाहिए, कॉइटस नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक कॉन्सेप्शन है, प्रिवेंट कर सकते हैं इसे। दूसरा है विड्रॉल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल मेथड या एक दूसरा मेथड है जिसमें
मेल पार्टनर विड्रॉ कर सकता है पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन से पहले क्या कर सकता है, मेल पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर सकता है पेनिस को वजाइना से बाहर इजैकुलेट करने से पहले, जिससे इंसेमिनेशन नहीं होगा, जिससे स्पर्म जो है अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। थर्ड इज लैक्टेशन एमिनोरिया। ये एक ऐसा मेथड है, इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है, जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है उस टाइम पे लैक्टेशन पीरियड यानी मिल्क रिलीज होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन जो है होता नहीं है। इस दौरान क्या होते हैं, ये भी पार्चुरेशन के बाद का प्रोसेस है। उस टाइम पे मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है अपने बच्चे को, तो चांसेस ऑफ जो कंसेप्शन होता है वो नील होते हैं। तो ये क्या मेथड है, ये इफेक्टिव मेथड है। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं करना है, ये सिंपल क्या है, नेचुरल मेथड है। फर्स्ट इज सेफ पीरियड, सेकंड इज विड्रॉयल मेथड, थर्ड वन इज लैक्टेशन एमनोरिया। Next, barrier method. There are different types of barrier method. Male condom, female condom. Male condom, female condom, cervical cap, diaphragm, word cap. So barrier method में क्या है, इसको हमें ओवियम जो है prevented from physical meeting with the help of barriers. So such method are available in both male and female, like as different types of condom for the male and female both. तो कंडोम्स जो होते हैं वो बैरियर होते हैं, वो किसके बने होते हैं, वो रबर और लेटेक्स के बने होते हैं, लेटेक्स शीट के बने होते हैं, जो यूज होते हैं यूज टू कवर द पेनिस मेल एंड वजाइना एंड सर्विकल पार्ट ऑफ द फीमेल। सो जस्ट बिफोर द कोइटस से पहले, सो दैट द एजेकुलेटेड सीमेन डू नॉट एंटर इनटू द फीमेल reproductive tract. So it is the best method to use the condom to prevent the pregnancy. सेकेंड इज निरोध, गर्भ निरोधक गोली, सुना होगा नाम। तो निरोध जो है वो गर्भ निरोधक गोली तो जो है वो क्या है, माला डी और सहेली, ये तो फीमेल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। यहाँ पे निरोध क्या है, एक पॉपुलर ब्रांड का कंडोम है जो मेल के लिए होता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंडोम का यूज करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा जा सकता है, जैसे एड्स है, क्वाड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिफिलिस है जो स्प्रेड होता है ट्रैपोना सिफिलिस वायरस, उससे बैक्टीरिया से, गोनोरिया डिजीज है, नाइजीरिया गोनोरिया, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो एआई ने शो कर दिया है कि यू कैन गिव द होमवर्क फ्रॉम दिस चैप्टर। करेंगे क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस लेटर द क्वेश्चंस। मेल और फीमेल कंडोम्स जो होते हैं आर डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं और देयर गिवन टू प्राइवेसी टू यूजर। सो बेस्ट टाइप ऑफ कंडोम वी कैन यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, स्पर्मिसाइडल केमिकल्स होते हैं, यू कैन सी द इमेज हियर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स दे रखे हैं, 6 टाइप के स्पर्मिसाइड दे रखे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म दे रखी है। यहाँ पे ये टैबलेट्स फॉर्म में दे रखे हैं, यहाँ पे जैसे प्रोजेस्टेरोन वगैरह की गोलियाँ की टैबलेट्स आती हैं। यहाँ पे स्पर्मिसाइडल जेली दे रखी है, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्जेस हैं, ये स्पर्मिसाइडल फोम है, तो यहाँ ये क्रीम एंड जेल्स हैं स्पर्मिसाइडल को। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल होते हैं क्रीम के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, एरोसोल फॉर्म, क्लोरमीन टी और के फॉर्म में होते हैं। कॉमनली इनके अंदर लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो वजाइना में प्रायर टू सेक्स यूज होते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन वजाइना प्रायर टू सेक्स। तो जिस कोइटस से पहले क्या करना होगा, फिजिकल रिलेशंस बनाने से पहले वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ क्रीम, दिस टाइप ऑफ केमिकल मेथड। स्पॉन्ज एक फॉर्म फूल होता है जिसके अंदर टैबलेट होते हैं, जिसको नॉन वजाइनल लाइन या एज स्पर्मिसाइड की तरह यूज करते हैं। ये क्या करती है, स्पर्म की जो क्या करती है, किल करती है स्पर्म को बाय डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन।
Just before the use, we can next is, तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने पढ़ लिया next is intrauterine device. इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक टाइप की डिवाइस है जो डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट की जाती है या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा इंसर्ट की जाती है यूट्रस में वजाइना. तो दिस इज द बेस्ट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. यू कैन सी द नेम. दिस इज द कॉपर टी, बहुत कॉमन है कॉपर टी CT. और यहाँ ये है हार्मोनल IUD. यहाँ पे हमने हार्मोनल आयोडाइन इंसर्ट करते हैं थ्रू द वजाइना इनसाइड द यूट्रस. टाइप्स इनके नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग होते हैं. यू कैन सी द इमेज. दिस इज द LNG-20 प्रोजेस्ट्राट का ये जो है LNG-20 जो है हार्मोनल IUD है. कॉपर टी जो है वो कॉपर रिलीजिंग IUD है और नॉन मेडिकेटेड लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी. ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइट स्पर्म को एनगल्फ कर लेते हैं. यूट्रस में जाने से पहले उसको रोक लेते हैं, इसको एनगल्फ कर लेते हैं. कॉपर जो है वो सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रोक देता है. कॉपर हार्मोन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्पर्म को अंदर एंटर करने नहीं देते. यहाँ पे आयोडाइन जो है बेसिकली जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है. अगर फीमेल में अगर एक बच्चा है और 5 साल का गैप चाहिए तो वो IUD यानी कॉपर टी 3 ईयर और 5 ईयर की लगवा के वहाँ पे आराम से उसको एक स्पेस चाहिए बच्चों के बीच में, तो बहुत आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ये था IUD में आपको डिफरेंट टाइप के IUD बता दें. कॉपर और हार्मोन रिलेटेड और नॉन मेडिकेटेड. कॉपर आयंस जो स्पेशली क्या करता है, स्पर्म जितने भी ये डिवाइसेस हैं इस टाइप की, तो क्या करती है स्पर्म को एनगल्फ कर लेती है और उनकी मोटिलिटी को हटा देती है, मोटिलिटी को कम कर देती है, ख़त्म कर देती है. एक तरीके से हम बोले तो ख़त्म कर देती है. नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे ओव्यूलेशन को कम किया जा सकता है. ओव्यूलेशन पीरियड को इनहिबिट किया जा सकता है. जिस टाइम पे ओवा प्रोड्यूस होता है यानी 10 to 17 डेज़ का टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 डेज पे, तो उस दौरान अगर इस टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक सहेली जो CDRI लखनऊ ने बनाई है, मालाडी, ये सब टैबलेट जो होती है ये क्या होती है, ये क्या करती है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं. तो ये क्या करती है फैलोपियन ट्यूब में जाके ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब की एक्टिविटी को डाउन कर देती है. सर्वाइकल म्यूकस, चेंजिंग इन सर्वाइकल म्यूकस एंड बेरिंग इट्स ऑब्जेक्टिव टू पासेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म. ये इम्प्लांटेशन से बचाती है, इम्प्लांटेशन ना होने पाए उसके लिए ये यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्स लाइक एज मालाडियाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गर्भ निरोधक गोली, सहेली. क्वेश्चन आता है सहेली का, बहुत इंपॉर्टेंट है. सहेली जो है वो CDRI लखनऊ इंस्टीट्यूट ने इस पर वर्क किया था और एक टैबलेट को बनाया. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. वही मैंने जो बताया यहाँ दे रखा है, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया. CDRI में सहेली और ये डिफरेंट टाइप के वो दे रखी है, मिनी पिल्स वगैरह. टाइप्स हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव. मालाडी गर्भ निरोधक गोली जो है फेरस फ्यूमरेट होता है इसमें टैबलेट्स. ये है मालाडी. ऐसे ही ग्लॉसिपोल है. तो मेल में केवल हम ग्लॉसिपोल पढ़ेंगे. एक
कॉटन सीड से बनी हुई मेल पेल्स है ये, जो कॉटन सीड से बनी हुई है। तो ये प्रिवेंट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के फॉर्मेशन को भी ये रोक देती है। तो इस पे क्या है, ये इस पे बैन लगाया गया क्योंकि क्या हुआ, इस मेल पिल्स को यूज़ करने से एजियोस्पर्मिया की प्रॉब्लम होने लगी, यानी नील स्पर्म, यानी दैट मीन्स प्रिवेंटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ही बंद हो गई। तो इस परमानेंटली एजियोस्पर्मिया हो गया बंदे को, जिन जिन ने इनको यूज़ किया। तो स्पर्मिंग इस केस में क्या होता है कि जीरो स्पर्म स्पर्म बनना ही बंद हो गया। तो इसमें केवल हम क्या करते थे, ओरल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूज़ करते थे। और चाइना ने इसको बनाया था फर्स्ट टाइम 2000 में, इसको बैन कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम इंडोर चाइना ने बनाया था। इसको अब यूज़ नहीं करते हैं, बंद बैन लगा देंगे। इम्प्लांट, यू कैन सी द इमेज। इस केस में क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो है उसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, आइदर थ्रू द वजाइना और अनदर बॉडी पार्ट। प्रोजेस्टेरॉन इंडिविजुअली या कंबाइन करके एस्ट्रोजन के साथ फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन। तो ये भी पिल्स की तरह काम करता है और कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो 72 ये तरह की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ये कॉम्बिनेशन जो है वो दिया जाता है विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। फिजिकल रिलेशनशिप में आने के बाद 72 आवर्स के अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन्स का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है, इम्प्लांटेशन किया जाता है। ये क्या है, पिल्स नहीं है, ये एक तरीके का क्या है, इम्प्लांट है जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो used to avoid a possible pregnancy due to rape and casual unprotected intercourse। जब कोई भी रेप केस है या गैंग रेप केस या कोई अनदर अपनी इनवॉलेंट्री कंडीशन थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उस इंटरकोर्स को अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स था, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज द प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन मेथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, आई पिल्स बोल रहे हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांटेशन कैन ऑल्सो चेक बाय सो कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। वही मैंने भी बताया, अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आई पिल और पिल 72 और अनवांटेड 72 का यूज हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट भी हैं, वॉमिटिंग आती है इससे, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और ब्लीडिंग होती है यूट्रस में। तो अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो जनरली यूज होता है जब कोई भी क्राइम हो रहा है या रेप केस है या कोई अनडिजायरेबल कंडीशन है, उस टाइम पे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सर्जिकल मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल पार्टनर जो है वो एज अ टर्मिनल मेथड के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। सर्जिकल मेथड में दो टाइप के हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये फीमेल के लिए होती है और वेसेक्टोमी मेल के लिए होती है। फीमेल में यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्मॉल पार्ट फैलोपियन ट्यूब के छोटा सा पार्ट को रिमूव करके और उसको बांध दिया जाता है, टाइप किया जाता है थोड़ा स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू द वजाइना और एब्डोमेन को। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को के छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, जहाँ पे एम्पुला जंक्शन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से जैसे ये है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे एम्पुला जंक्शन पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह क्या होगा, ये इस पार्ट को कट करके और यहाँ उसको टाई करते हैं। उधर के बाद फैलोपियन ट्यूब को स्मॉल पार्ट को रिमूव कर देना है। वैसे तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे वॉसा डिफरेंस कि कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और फिर टाइप कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, वहाँ पे क्या हो, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म जो है वो इस कॉटन में जाने का है।
दिस इज द सर्जिकल मैथड। हमने पढ़ लिया नेचुरल मैथड, हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूडी एंड सर्जिकल मैथड। नेचुरल मैथड में हमने पढ़ा था कि एक तो सेफ पीरियड, नेचुरल सेफ पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 to 17 डेज पे जब ओवुलेशन होता है तो उस दौरान क्या करना चाहिए हमें, उस दौरान कॉइटस से बचना चाहिए या उस दौरान फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनानी चाहिए। लैक्टेशन एमनोरिया, जिस टाइम जो है बच्चा मिल्क फीडिंग कर रहा है, मिल्क फीड करता है, मदर फीड करा रही है बच्चे को, तो उस टाइम पे भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता, तो उस टाइम प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तीसरा हमने बताया था सेफ मेथड में, कौन था विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या है कि इजैकुलेशन से पहले जो है मेल पार्टनर जो है वो पेनिस को वजाना से बाहर रखना है। नेक्स्ट इज यहाँ पे दिखाया गया है वेसेक्टोमी में, देखो वासा डिफरेंशिया के कुछ पार्ट को रिमूव करके यहाँ से कट कर दिया, कट करके टाइट कर दिया। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का पार्ट यहाँ पे कट किया और यहाँ पे टाइट कर दिया। ये है ओवरी, ये है यूट्रस और ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये है टाइट करके फेलोपियन ट्यूब को कट किया और टाइट कर दिया। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दिखाया गया है किस तरीके से कट करते हैं वासा डिफरेंशिया की। ये स्लॉटर है, यहाँ पे ये टाइट किया गया है, यहाँ पे एक बैंड और क्लिप लगा के इसको फेलोपियन ट्यूब को कट किया। इस तरीके से या बैंड का यूज कर लिया या क्लिप का यूज कर लिया, फेलोपियन ट्यूब को टाइट कर दिया। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब अगर 20 वीक से प्रीमेच्योर एक्सपल्सन ऑफ द कंसेप्शन products from the fetal uterus usually before the 20 week of pregnancy। हमें अबॉर्शन का जो टाइम है वो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, दैट मीन्स उसके बाद जो है अबॉर्शन नहीं हो सकता है। अबॉर्शन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसको हम मिसकैरेज और इंड्यूस्ड भी बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड जब आर नॉट यूज्ड और फेल टू प्रिवेंट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट वो उस टाइम पे क्या है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन में भी परफॉर्म। इंड्यूस्ड अबॉर्शन में इन्वॉल्व वैक्यूम एस्पिरेशन, सक्शन, इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन सॉल्यूशन एंड सर्जिकल इवैक्यूएशन। कुछ ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स को क्या है नॉन सर्जिकल अबॉर्शन कराने के लिए ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे RU-486 और ये RU, ये क्या है माइप्रिस्टोन, एक एंटी प्रोजेस्टिन है जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है। प्रेगनेंसी के 4 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होता है जो बच्चे को मेंटेन करता है। तो क्या है उसके अगेंस्ट में एंटी प्रोजेस्टिन दिया जाता है जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स डाउन हो जाता है और नेचुरली इस ड्रग के माध्यम से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो व्हाट इज द टर्म ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन, नाम से आ रहा है टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। अबॉर्शन या मिसकैरेज का नेचुरल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेचुरल नहीं हो रहा है या किसी के माध्यम से कराया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप बिना किसी भी फीमेल की कंसेंट के आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं, मिसकैरेज नहीं कर सकते हैं। मिसकैरेज बाय हस्बैंड, मिसकैरेज विदाउट द कंसेंट ऑफ फीमेल, इट इज़ अ क्राइम। तो यहाँ पे पनिशमेंट दिया गया है, पनिशेबल है ये 1 साल के प्रोसेस। तो वॉलंटियर इंटेंशनल, अगर इंटेंशनली अबॉर्ट किया गया है तो परफॉर्म द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, तो क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो यहाँ पे रिमूविंग अनसस्टेनेबल प्रेगनेंसी, बहुत सारी कंट्री हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए लॉ बना रखे हैं।
और इंडिया में एक प्रॉपर एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब ये यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट अननेचुरल मैटरनल डेथ ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। Act was amended in 2002. Under this act, termination of pregnancy can be done up to 20 weeks. So, if the pregnancy is likely to produce a congenially malformed child, it is a result of rape or contraceptive failure, is like to harm the mother. ये उस टाइम पे हम कर सकते हैं जब बहुत कोई इशू आ रहा है, रेप का कोई इशू था या कोई अनदर हार्मफुल था, यानी बच्चा जेनेटिकली डिजीज़ कोई थी, एबनॉर्मल था, या वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स हो गए, तो उस टाइम पे ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्ट लाया गया 1971 और उसको अमेंड किया 2002 में। तो MTP is safe, it's performed up to 12 weeks first trimester of pregnancy। इस टाइप की क्या है, वही टैबलेट सर्जिकल मेथड से या फिर टैबलेट के फॉर्म में कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर पूरा रिस्की होता है। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर एक स्कीम निकाली, फिर एक लॉ लेके आए, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेज एक्ट 1994, जिसका अमेंडमेंट हुआ 2003 में। नेक्स्ट इज sexually transmitted disease। नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नाम से आ रहा है, जो जब डिजीज़ है लाइफ पार्टनर, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में कोई भी डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये वेनरल डिजीज़ है, तो इसको हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन या एनी अदर इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes and HIV. Other STDs are completely curable if detected early when treated properly. That means सिफिलिस है, गोनोरिया है और एनी अदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन हर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes एंड HIV जो कॉज करता है डिजीज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी जो है क्यूरेबल हैं। ये तीनों क्यूरेबल नहीं है। ये कैसी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो इसमें से भी कुछ कम्युनिकेबल है, कुछ तो अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं क्या क्या होते हैं, इचिंग, डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, जेनिटल डिजीज। तो इचिंग होना, खुजली होना, वाइट डिस्चार्ज या डिफरेंट टाइप्स कलर येलो और वाइट डिस्चार्ज होना, पेन होना एंड स्वेलिंग होना। लेटर कॉम्प्लिकेशन PID, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है, जो है पैल्विक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पैल्विक इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है पैल्विक साइड में, अबॉर्शंस के चांसेस हो जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जब होगी तो अबॉर्शंस बढ़ जाएगा। स्टिल बर्ड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब में प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्यूब फट जाती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस और कैंसर लाइक एज सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक होता है ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाना, फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिनके नाम हैं, कौन कौन से हैं, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ये होता है क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये इसका नाम है नाइजीरिया, गोनोरिया, ये है ट्रैकोमाइटिस,
syphilis, Treponema pallidum, genital herpes, type 2 herpes, simplex virus, HSV2, cancroid, hemophilus, UTI, genital warts, papilloma virus, HPV जो कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर, कॉज द सर्वाइकल कैंसर, acquired which is caused by the HIV human immunodeficiency syndrome। कमेंट बॉक्स में बताइएगा HIV के सिम्टम्स क्या क्या है और आपके सिफिलिस के क्या क्या सिम्टम्स हैं। ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोनियासिस वाजिनालिस कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, कुछ वायरल डिजीज़ हैं। जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं वो जनरली जो है वो क्यूरेबल नहीं होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज़ ऑल्सो द वायरल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिसऑर्डर। एंड HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इट इज़ ऑल्सो कॉज अ सर्वाइकल कैंसर। सो ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। बाकी सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इतना ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है, जो मेन होगा उसका हम पढ़ लेंगे। अगर कंपटीशन के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है ये एज कम्पेयर देन 12th क्लास, यानी कॉम्पिटिशन्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं। देख लो एक बार, चल देख लेते हैं, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है, मेल में यूरिथ्राइटिस हो जाता है, यानी डिस्चार्ज होना, बर्निंग ऑफ यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, बिना ट्रीटमेंट के एपिडाइडमस जो है इन्फ्लेटेड स्वेलिंग हो जाती है, स्टिमुलेटेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में इन्फेक्शन सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल हो जाता है, डिस्कस्टिक हो जाता है, और लोअर बैक पेन, एब्डोमिनल पेन इस टाइम पे। ये इमेजेस दिखाई गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है, यहाँ पे प्रेगनेंसी होता है। गोनोरिया या हमको क्रैप, ये इन्फेक्शियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसकी वजह से होती है नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, यानी इन्फ्लामेशन मेल में, यूरिथ्रा में पस पड़ जाता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है, और प्रोस्टेटियन एपिडाइडमस में इन्फेक्शन हो जाता है। फीमेल में इन्फेक्शन इन वजाइना, डिस्चार्ज ऑफ पस। ये है डिफरेंट टाइप्स की, यहाँ टैबलेट भी लगी है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लिन देने के लिए यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। ये इस तरीके से गले में इस तरीके से आपको दिखाई देगा गोनोरिया एंड थॉट, इस तरीके से, और ये आईज में यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये मेल भी दिखाई दे। सिफिलिस, सिफिलिस किसकी वजह से होती है, बताया था, ट्रैपोनिमा पैलिडम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। किसकी वजह से होती है, ये नाम पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाएंगे, किस क्या कॉज करते हैं, बैक्टीरियल है, ये वायरल डिजीज़ है, और इसके पूछे जाएंगे क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यानी यहाँ पे क्या है, ब्लड एक्सचेंज ऑफ प्लेसेंटा टू फीटस जो आता है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं ये डिजीज़। और प्राइमरी स्टेज में पेनलेस होते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सेकेंडरी स्टेज आती है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये जो मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया है, मैंने 11th 12th और कंपटीशन के पर्पज़ से पढ़ाया है, तो 12th के बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया। ये कंपटीशन के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। नीट में 1 to 2 क्वेश्चंस आते ही हैं यहाँ से।